वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 23 जनवरी 2024 और 23 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा आज इसके अंदर। 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है और पूरे मुख्य तथ्य के साथ ये क्लास आपको मिलती है। और इसी का सुबह आपको ये क्लास मिलती है और शाम को लगभग 7 से 8 बजे के बीच में आपको ऐप के अंदर इसका टेस्ट भी मिल जाता है। पूरे मुख्य तथ्य के साथ आपको टेस्ट भी मिलता है और पूरे फैक्ट के साथ यहाँ पे क्लास भी आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे ऊंचा कितने फीट ऊंचा दीपक दीपक जलाया गया? तो वो है 300 फीट। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला किस शहर से अयोध्या पहुंचा? तो ये अलीगढ़ से। पीएम मोदी ने किस शहर में बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। 18 जनवरी 2024 को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी को। किस देश ने विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो मिस्र ने। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किन हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया? तो वो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन दोनों को सम्मानित किया गया। किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने। और हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 19 बच्चों को। और कल है 22 जनवरी को इन 19 बच्चों को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा इनको सम्मानित है किया भी जा चुका है। तो कल मैंने 19 के 19 बच्चे हैं उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए थे भी कौन कौन किस राज्य से और किस क्षेत्र से संबंधित उनको ये पुरस्कार दिया गया। पूरी डिटेल मैंने कल आपको बताई थी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और डेली आपको यहाँ पे पूरे फैक्ट के साथ क्लास मिलती है और जैसे यहाँ पर क्लास मिलती है शाम को फैक्ट के साथ ही आपको टेस्ट है मिल जाता है। बस आप इसी तरह लगातार क्लास देखते रहना और टेस्ट देते रहना। मैं कहता हूँ पूरे दावे के साथ आपका एग्जाम के अंदर जो विषय के अंदर कोई भी एग्जाम होगा ना, आपका करंट का क्वेश्चन एक भी बार है नहीं जाएगा। मात्र 15-16 मिनट की मैं आपको क्लास करवाता हूँ पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ, जिससे भी आप निरंतर अध्ययन करते रहना बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली शाम को इसका टेस्ट भी मिल जाता है। फिर संडे के दिन वीकली टेस्ट आपको कल मिल गया और मंथली जैसे अब कंप्लीट होगा तो मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी इसके अंदर, जिसका आप प्रिंट भी निकाल है अध्ययन कर सकते हो। पूरे मंथ का आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे 1 साल का करंट आपको मिलेगा। और 2023 की भी मैंने जनवरी से दिसंबर यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मैंने इसमें प्रोवाइड करवा दी है। तो स्टार्ट करें, एक बार सभी साथी इस सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपकी आज की क्लास का। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा रामलला की मूर्ति तैयार की गई थी? तो कल बहुत ही एक भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन था। 22 जनवरी अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन था। तो ये इसके अंदर इनका जो रामलला की जो जो है मूर्ति है वो बनाई थी अरुण योगीराज ने। तो अरुण योगीराज द्वारा रामलला की मूर्ति तैयार की गई थी और ये किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा रामलला की मूर्ति तैयार है की गई थी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो कल मोदी जी के द्वारा यहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो है उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। अब पूरी डिटेल देखो, एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार है नहीं जाएगा। ये पूरे मुख्य तथ्य आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर था। और इसमें रामलला की उद्घाटन में रामलला की मूर्ति का
प्राण प्रतिष्ठा यानी कि प्रतिष्ठापन समारोह के अंदर भी शामिल था। ये चीजें याद रखनी है। इस कार्यक्रम में जिसमें 7,000 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों ने इसके अंदर भाग लिया था। कितने थे? 7,000 से अधिक गणमान्य इसके अंदर व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें समय याद रखना है, दोपहर 12:29 से 3 सेकंड बजे से 12:30 और 35 सेकंड बजे तक रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया गया था। तो ये याद रखना है, समय आपको याद रखना है। इसके अलावा पूरी डिटेल, कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई रामलला की मूर्ति 5 साल के बच्चे के रूप में भगवान राम की 51 इंच की काले रंग की छवि बनाई गई थी। ये चीजें याद रखनी है। किसके द्वारा तैयार की गई थी? कर्नाटक के प्रसिद्ध थे अरुण योगीराज है, और इनकी भगवान राम की 51 इंच की काले रंग की छवि बनाई गई थी। और इसमें डिजाइन किसने किया? प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष द्वारा इस मूर्ति का डिजाइन किया गया। यह मंदिर ऐतिहासिक मंदिर शहर में 2.7 एकड़ भूमि पर गर्व से खड़ा है। कितनी जगह ली है? 2.7 एकड़ भूमि पर यह मंदिर है। और इसमें प्रमुख वास्तुकार थे चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष द्वारा इस मंदिर का डिजाइन किया गया। यह मंदिर अपने आप में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसकी लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 180 फीट है, जो वास्तुकला की पारंपरिक है नागर शैली का प्रतीक है। ये याद रखना है, अभी किस शैली का है? नागर शैली का प्रतीक है। एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, करंट में भी। तो 380 फीट चौड़ाई, 200 फीट ऊंचा चौड़ाई इसकी लंबाई होगी, और ऊंचाई हो चुकी है 161 फीट है इसकी ऊंचाई। और किस शैली में बना? ये नागर शैली के अंदर बना है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। आज आज या कल तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी अयोध्या से रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चन बने ना, उसकी मैं छोटी सी आपको अलग से क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है अब की बार युगांडा में। पिछली बार जो 18वां पिछली बार है 18वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, ये हुआ था अजरबैजान के अंदर, और अब की बार हुआ है युगांडा के अंदर। इसका सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। तो अपने विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा में शुरू हुए 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन की एक झलक प्रदान की। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, तो ये थी, इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। इस विषय के तहत 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और जो 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था ना, वो 2019 में अजरबैजान के बाकू में 2019 से 2023 तक अजरबैजान की अध्यक्षता के दौरान है 18वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ। और ये 19वां की बार कहां पर हुआ है? युगांडा के अंदर इसका सम्मेलन हुआ है। हाल ही में किसने 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अब जैसे ही अब जनवरी मंथ धीरे धीरे कंप्लीट होने वाला है, तो तैयार रहना, मैं आपके लिए जनवरी मंथ में अलग से पुरस्कार, अलग से खेल, अलग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वर्तमान में अलग से कौन क्या, सारी डिटेल में एक एक क्लास वीडियो में दूंगा आपको अलग से, और उसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिलेगा। तो 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने किया है? स्पेस एक्स के द्वारा इसको X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। देखो, मुख्य देते हैं, स्पेस एक्स ने 18 जनवरी को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम फ्रीडम था, इसको फॉल्कन 9 रॉकेट के ऊपर अंतरिक्ष में भेजा गया था। किस रॉकेट के माध्यम से? फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से X3 मिशन को कहां पर भेजा गया? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित ये तीसरा मिशन लॉन्च किया गया। तो इसके द्वारा ये तीसरा मिशन लॉन्च किया गया। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? वो लॉन्च किया गया ई साक्षी ऐप। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? ई साक्षी ऐप लॉन्च किया जा चुका है।
देखो, भारत में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? ये जो संसद के अंदर जो सदस्य है ना, उनके क्षेत्र विकास की योजना के लिए प्रशासन ने ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ई साक्षी पहले प्रक्रिया मुख्य रूप से इसकी कागज पर ये आधारित थी, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक चुनौतियां सामने आती थी इसमें, ठीक है। तो ये कागज पहले पर आधारित थी, लेकिन अब इसको ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन सिस्टम इसको कर दिया है, जिसमें क्या है, भारत में क्या है, संसद जो सदस्य है वहां पर स्थानीय क्षेत्र में इसके विकास के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है? तो आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी? और ये रखी है भुवनेश्वर। कहां पर पड़ता है ये? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर है उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है। तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, केंद्रीय आयुष, पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री हैं श्री पी सर्बानंद सोनोवाल ने भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकास के लिए अपनी तरह के पहले केंद्र आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है। इसमें अत्याधुनिक केंद्र केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के परिसर में इसको विकसित है किया गया। कहां पर विकसित किया गया? इसको भुवनेश्वर में इसको आधारशिला रखी। किसकी रखी है? आयुष दीक्षा की। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार आपको पता उद्घाटन करते हैं अलग अलग मंत्री हैं, वो चीजें आप बस से इतना याद रखे करो भी, हाँ उन्होंने, इस मंत्री ने वहां पर उद्घाटन इस चीज का किया है। बाकी आपको वहां पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है भी इसने वहां पर उद्घाटन क्यों किया है, किस लिए किया है, क्या किया है। अगर इस लफड़े में पड़ गए ना, तो आपका करंट कभी याद ही नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। बस आपको जो मेन मेन मुख्य चीजें ना, वही अपने को याद रखनी है भी, अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसलिए मैं आपको वही चीजें करवाता हूँ। अब जैसे ये मैंने क्वेश्चन करवाया है भी, आयुष से दीक्षा की आधारशिला कहाँ पर रखी? भुवनेश्वर में। अब क्वेश्चन आएगा तो इतना ही पूछा जाएगा भी कहाँ पर रखेगी? भुवनेश्वर के अंदर। आपको ऐसे डिटेल में नहीं आएगा भी इसका क्या उद्देश्य रखा, क्या महत्व था इसका भी आधारशिला रखने का, इतना ज्यादा गहराई में करंट है नहीं आएगा। हाल ही में 21 जनवरी 2024 को किन तीन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी की बार है 21 जनवरी 2024 को तीन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। एक त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। और ये पूर्वोत्तर भारत के तीनों राज्य हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। इन तीनों का 21 जनवरी 2024 को इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस है बनाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, 21 जनवरी 2024 भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के लिए राज्य की 52वीं वर्षगांठ है बनाएगी। तो इनका 52वीं जो वर्षगांठ अब की बार बनाएगी। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए थे। तो ये 21 जनवरी 1972 के तहत क्या है? ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अधिनियम है 1971 का जो अधिनियम है, उसके तहत ये पूर्ण राज्य बन गए थे। कब बने थे? 21 जनवरी 1972 को। अभी हाल ही में इनका स्थापना दिवस बनाया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में सालार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरी का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने किस शहर में सालार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरी का उद्घाटन किया? और ये किया है, ध्यान रखना, कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया है? हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। देखो, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ये चीजें याद रखा करो साथ में। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी, हैदराबाद के प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया, यानी कि 5 नई गैलरी का उद्घाटन किया। और इस गैलरी के अंदर लगभग 40 कलाकृतियां हैं। कितनी हैं? 40 कलाकृतियां हैं। कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का ये उपन्यास है। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये कौन सा है? कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। तो ये तमिल साहित्यकार है जिनका नाम है चारू निवेदिता। इनका ये उपन्यास है, लेकिन इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ये किया था, ध्यान रखना, नंदिनी कृष्ण ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था? नंदिनी कृष्ण ने, कृष्ण की द्वारा इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद
किया गया था। ये है किसका? ये तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का ये उपन्यास है और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था नंदिनी कृष्ण ने अनुवाद इसका किया था। देखो मुख्य तथ्य, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का ये उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णन ने किया था। यह पुस्तक ऐतिहासिक कथा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी के अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये औरंगजेब के समय, उस समय जो ऐतिहासिक जो कथा थी वहां की ये टिप्पणी करती है। ये पुस्तक जो उपन्यास है, ये चीजें आपको याद रखो क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्पेशल नवीनतम पुस्तकों का टॉपिक है दिया हुआ है करंट के लिए। हाल में मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू हुई है केरल राज्य के अंदर। कहां पर शुरू हुई है? केरल राज्य के अंदर। देखो, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने केरल के विंझम में एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है। तो वहां पर मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण कदम में पुरुषोत्तम रुपाला ने केरल के अंदर इस कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है। बाकी वैसे लगभग इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी मैंने आपको एग्जामिनर का पता नहीं है, फिर भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, और शाम को हमने ना पशु परिचर के लिए जो 45 क्वेश्चन आएंगे ना पशु परिचर के, उसकी भी आपको यूट्यूब पर शाम को 7 बजे क्लासेस स्टार्ट कर दी है। कल शाम को उसकी पहली क्लास दे दी थी और इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी पशु परिचर के लिए। जैसे आज शाम को जैसे क्लास मिली थी ना, कल शाम को उसकी पीडीएफ है वो आज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया। बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य के सीएम ने दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया? उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताओगे कि ये जो प्रतिमा है वो जमीन से कितने फिट है, कि ऊंचाई पर इसका फिट भी मुझे जरूर बताओगे। एग्जाम में हो सकता है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये मैंने आपको करवाई दी। इसके अलावा 2023 की भी अपने टेस्ट सीरीज कोई लेना चाहे वो भी ले सकता है। और इसके अलावा बढ़िया तरीके से आपको निरंतर आपको क्लासेज लगातार दी जा रही है। आरपीएस आरएसएम द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। बढ़िया तरीके से आपको अध्ययन किया जा रहा है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करते रहना। आपको निरंतर प्रवाह के साथ बने रहना है और क्लास आपको देखते रहनी है। बढ़िया तरीके से आपको मैं लगातार पूरी मेहनत के साथ ये क्लासें समय के अनुसार आपको बढ़िया तरीके से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।